Welcome to Career Defense School. So today we will discuss Rashtriya Military School 2017 Social Science. Next आता है, how many members are nominated to Rajya Sabha by the President? President के दोबारा जो है कितने जो हैं राज्यसभा के मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करा जाता है? That is that we all know, that is 12 members. कोई बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता है इसकी? आंसर मुझे पता है आप लोगों को आता होगा. राज्यसभा में राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो दी है, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, 250. इसमें से 238 स्टेट से आते हैं और 12 जो हैं नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई, एक चीज बताई थी कि 12 मेंबर्स जो हैं कौन सी कैटेगरी से लिए जाते हैं. बहुत अच्छे से बताया था. क्या बच्चा वो मुझे कोई ट्रिक बता सकता है? यस लक्ष्य. क्लास, जिसमें सी हटा कर LASS लेक्चर और लेक्चर आर्ट और गलत. नॉट लेक्चर आर्ट. ओके, ये लो मैं ऐसे लिख देती हूँ. अब बताओ. Which means C doesn't mean anything. Correct. L means lecture. लिटरेचर मैम, लिटरेचर. Yes, literature, art, science, social service. Art के साथ sport. So अब again ये जो टेबल प्रोवाइड करा गया है आपको, रिसेंट टेबल है, यानी कि कितने मेंबर्स हमारे जो हैं राज्यसभा में जो है बैठे हैं. करंटली स्ट्रेंथ भी बता देती हूँ, 245 है, जिसमें से कि 233 स्टेट्स हैं और 12 जो है हमारे नॉमिनेटेड है. ये जो 12 मेंबर्स हैं, जो ये लिस्ट आप देख रहे हो, ये उनका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, कौन कौन से. ये सारे के सारे अलग अलग कैटेगरी से हैं. इसी कैटेगरी जो एक आपको ट्रिक बताई है क्लास, इस कैटेगरी से ये 12 के 12 लोग हैं. किसी का टाइम पीरियड 2022 में एंड होगा, किसी का 24 में. रिसेंटली 2020 में एक में सोची का कंप्लीट हो चुका है, बाकी का अभी है. इसलिए मैंने आज जो पिक्चर्स दी हैं. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस्ड? इसको व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस दिस? To increase access to justice, to reduce civil rights, introducing law courses, increasing civil courts. जी कोई बच्चा बता सकता है? रोहित यादव. मैम, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस. यस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो रीजन था, जस्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके. ये आप देख रहे हो पिक्चर, इसमें PIL और काफी लोग और साथ में ये जो चीज बनी है, दिस डिटरमाइंस इक्वालिटी, सबके लिए इक्वल जस्टिस. क्लियर? इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करके रखा जाता है, उनको जस्टिस अवेल कराया जाता है सोशली. ठीक है जी. और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिस? PN भगवती, उनके द्वारा जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इंट्रोड्यूस करा गया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? बहुत सैनिक स्कूल में तो पता नहीं कितनी बार जो है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है. यस लक्ष्य. लक्ष्य आवाज नहीं आ रही. Article 17. Okay. The correct answer for this is again फंडामेंटल राइट्स में मैंने कराया. देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं.
आर्टिकल 17 जो है दैट इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, जहाँ पर जो है कि वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लोअर कास्ट और जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, ये अनटचेबिलिटी का ही एग्जांपल है। ये लेडी जो है कितनी दूर से इस लेडी को जो है पानी पिला रही है। एम आई क्लियर? पिक्चर की हेल्प से आपको समझ में आ रहा होगा कि भी ये अनटचेबिलिटी का एग्जांपल है। अब जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करते हैं। आर्टिकल 20 जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। इसमें दो चीजें बताई थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो डबल जियोपार्डी। ये हमारा आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 22 हमारा जो है अरेस्ट इन सर्टेन डिटेंशन, यानी कि अगर किसी को हिरासत में लिया गया तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और दूसरी बात उस पर्सन को विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होना पड़ेगा। अब आता है आर्टिकल 19, जहाँ पर जो है 6 फ्रीडम्स जो है ग्रांट करी गई थी इंडियन सिटीजन्स को, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने तो बताई थी, समर्पण, स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबल, सो ऑन, मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हु सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये जो है इसने जो है सेटअप जो है करी थी। यस लक्ष्य। विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। ओके ओके, एनीवन एल्स? यस प्लीज। मैम विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज योर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है 15 जनवरी 1784 को ये ये जंग से थोड़ा ब्लड हो रखा है, ये एशियाटिक सोसाइटी ही है जो है बनाई गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 में इनके द्वारा बनाई गई थी। और इसका एम था कि हमने रीडिस्कवर करना है इंडिया का ग्लोरियस पास्ट, जितना भी पास्ट है इंडिया का उसको जो है रीडिस्कवर करना है, वेस्टर्न कल्चर को जो है प्रमोट करना है इंडिया में, और जो सोशल और रिलीजियस सिविल है उनके अगेंस्ट जो है हमने जो है फाइट करनी है। दीज ऑल वर द एम, और एजुकेशन को भी जो है एक नए लेवल पर लेके आना है। मोटिव वाज दिस। अब कुछ एक दो इंफॉर्मेशन करते हैं। लॉर्ड बैंटिक ये जो है गवर्नर जनरल रहे हैं, और इनका जो टाइम पीरियड रहा है लॉर्ड विलियम बैंटिक का, दैट वाज 1828 से 1833 तक इन्होंने जो है रूल करा है। इन्होंने जो है ठग सिस्टम को जो है स्प्रेस करा था, सती सिस्टम इन्होंने खत्म करा था, एंड सो ऑन। पूरा चैप्टर गवर्नर जनरल का। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने क्या करा था, इनका आपने एक सुना होगा मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले मिनट ऑफ 1835। इन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन को जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है सपोर्ट करा था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम जो है नेसेसरी होनी चाहिए उनको। यही वाज द सपोर्टर ऑफ दिस। अब आता है ए ओ ह्यूम्स। अब जो है आप जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पढ़ते हो ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं कराऊंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ये कांग्रेस जो देन है वो इनकी देन है, A.O. Mills की। He has given birth to Congress. He has been credited for giving birth to Congress. Clear? Extra points. Who is called as the 21st question is
मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो मनसबदारी सिस्टम है ये जो है किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था? अकबर ने, शेरशाह ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज अकबर। मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर के द्वारा जो है इनिशिएट करा गया था, इनके द्वारा। अब इसके बारे में कुछ बताते हैं। मनसबदारी सिस्टम ये आपका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अकबर जो हैं मुगल एम्पायर के शासक हैं। ड्यूरिंग 1571। मनसब का मीनिंग होता है दैट इज रैंक और पोजीशन। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको रैंक्स दिए जाते हैं और उनको जो है उनकी सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज जो हैं बताई जाती हैं कि क्या है, अलोंग विद देयर रेम्यूनरेशंस। रेम्यूनरेशंस होता है सैलरीज, जो उनको पोजीशन दी जाती है उस पोजीशन की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई जाती हैं कि आपकी क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या काम है आपके करने वाले, और साथ में जो है रैंक्स के अकॉर्डिंग ही उनको जो है सैलरीज जो है दी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड योर मनसबदारी सिस्टम एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट इज मिल्पा, बी इज झूमिंग, सी इज रोपा, डी इज लदांग। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज झूमिंग। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है झूमिंग कहा जाता है। अब जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ये आपका हिली टेरेस, हिली एरियाज पर जो है ये होता है। क्या करा जाता है? इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रीज और जो लीव्स है इनको जो है बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में। दिस इज द पिक्चर ऑफ योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज वेरी हार्मफुल। इससे जो है हमारा जो है डिफोरेस्टेशन होती है और इट इज ऑल्सो ब्लेम्ड फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्लियर? काफी नुकसान होता है इससे हमारे एनवायरनमेंट को और इट इज अ वेरी हार्मफुल एक्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ट्रीज और जो लीव्स को बर्न करा जाता है तो उससे जो ऐश निकलती है, राख निकलती है, उसको जो है सॉइल में, मिट्टी में ऐड कर दिया जाता है सो दैट की फर्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज करा जा सके, बढ़ाया जा सके। बट ये जो चीज है ये कुछ पीरियड तक रहती है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपकी लैंड जो है अबंडेंट होनी शुरू हो जाती है और सारी की सारी फर्टिलिटी लूज करती है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। और जो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं इनको बोला जाता है झूमियास। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड झूमिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मिल्पा। मिल्पा में क्या होता है आपका इसमें जो है काफी सारे डजन क्रॉप्स, यानी कि काफी सारे क्रॉप्स जो हैं एक बारी में ही जो हैं उगा दिए जाते हैं, जैसे कि मेज, एवोकाडो, मल्टीपल वैरायटीज ऑफ स्क्वैश। दिस इज कॉल्ड योर मिल्पा कल्टीवेशन। रोका क्या होती है? रोका में होता है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को जो है रोका कल्टीवेशन जो है बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लदांग।
लद्दाख हमारा जो है इंडोनेशिया में जो है फेमस। अब ध्यान से आप इस टेबल को देखना। अराउंड द वर्ल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश और बर्न। लद्दाख जो है होती है ये लद्दाख कल्टीवेशन दैट इज इन मलेशिया। रोका आपकी होती दैट इज इन ब्राजील। मैसोल दैट इज इन कोंगो। मिल्पा जो होती है दैट इज इन मैक्सिको। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी रेफर्स टू। क्लियर, या तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होगा या फिर नेम होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, वन एंड द सेम थिंग। और आई थिंक आपके जो ये सैंपल पेपर में था कि खाली फ्रेंचाइजी भी लिखा हुआ था। फ्रेंचाइजी मतलब तो होता है कि भी आप किसी चीज की जो है किसी कंपनी का जो है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की जो है फ्रेंचाइजी ले रहे हो काम करने के लिए आगे। क्लियर, उसका ट्रेड करने के लिए या उसको किसी भी चीज को, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन फ्रेंचाइजी यहाँ पर ये था कि राइट टू स्पीक फ्रेंच, राइट टू ट्रेड, राइट टू वोट। करेक्ट आंसर आएगा राइट टू वोट। अब ये होता क्या है, ये एक तरह से adult franchisee or universal adult franchisee is a fundamental pillar of any democracy. Adult franchisee means that the right to vote should be given to all. जितने भी adult citizens हैं country के, उनको जो है एक वोटिंग का अधिकार दिया जाता है कि आप जो है वोट दे सकते हो विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, color, religion, or sex. Either you are male or female. So this is the universal franchisee, where a right to vote is granted to all the adult citizens, irrespective of their color, caste, creed. नेक्स्ट आता है, अब देखो जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर कराया था कि इन्होंने क्वेश्चन कैसे, दो क्वेश्चन ऑलरेडी, एक दो क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में भी करवा चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। अब इन्होंने ये जो है इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा, यानी कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया। If a person is forced to work for low wages, अगर एक पर्सन को जबरदस्ती बोला जा रहा है कि भी आप काम करो और कम वेजेस पर करो, which fundamental right he can use to protect himself, ये कौन सा फंडामेंटल राइट जो है यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू इक्वालिटी, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? The correct answer for this is, can anyone give the answer for this question? Ma'am, right to exploitation. Right against exploitation. Yes, Kshitiz. Right against exploitation. मैम ऑप्शन डी। Ma'am, right against right exploitation. against exploitation. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका जो है प्रोटेक्ट करता है जो भी अगर जबरदस्ती आपको काम करने के लिए बोले। अब ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, दिस कम्स अंडर योर आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम जो है, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है हमारा आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल आता है हमारा 29 से 30 के बीच में। और राइट टू इक्वालिटी जो हमारा आता है दैट इज आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग द नीड टू यूज resources and also conserve them for the future is called as, सबको आता होगा ये क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर HRD which is called human resource development. So the correct answer for this question is, that is your option A, sustainable development.
जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेस को बैलेंस करके चलते हैं और उनको जो है फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, which meets the needs of present without compromising the need of future generation. इसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम वेस्टेज करें रिसोर्सेज की, सो दैट कि उनको फ्यूचर के लिए जो है सेव करके रखा जा सके, और न्यू वेज को फाइंड आउट करा जाता है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी रिड्यूस करा जाता है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है कि जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हमारा जो है हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये आपके जो है जो बेसिक नीड्स हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, दीज आर द बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट आता है which codes were first established in 3 presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862। अब ये आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। आपको मैंने एक चैप्टर करवाया था दैट इज कॉल्ड जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, उसका क्वेश्चन है ये। जुडिशरी सिस्टम करवाया था ना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसी का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंशियल सिटीज जो है एस्टेब्लिश करी गई थी कौन से कोर्ट के लिए? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। दैट इज योर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ओरिजिन स्टार्टिंग यहाँ पर जो है सबसे पहले कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में जो है बना था 1862 में। नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी करवाया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इसकी 1773 में जो है बात करी गई थी। लेकिन जो पहला सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एस्टेब्लिश हुआ था दैट वाज इन 1774 इन कोलकाता। असाइनमेंट्स रिवाइज कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन, ये है आपका एक जुडिशरी का सर्कल बना रखा है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो है हमारा हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट हमारा स्टेट लेवल पे वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट पे मेरा सिविल और क्रिमिनल होता है। ये बेसिक जुडिशरी सिस्टम में मैंने बताया था। एंड उसके बाद जो है न्याय पंचायत जो कि हमारा विलेजेस में होता है। इसमें भी करवाया था आपको पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट आता है व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल होता है मिट्टी का प्रकार। क्लियर? थिकनेस, मोटाई, क्या चीज डिटरमाइन करती है कि मिट्टी जो है किस प्रकार की है, यानी कि उसकी जो मोटाई है। व्हाट डिटरमाइंस कि वो क्या चीज है? पेरेंट रॉक, टाइम, रिलीफ या क्लाइमेट, इनमें से कौन सा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज योर टाइम। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। देखिए अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस आपके ऑलरेडी कवर अप हो जाते हैं। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? कलर। टेक्सचर, टेक्सचर होता है बनावट। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज, पेरेंट रॉक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताता है, मिनरल कंटेंट, ये सारी चीजें बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है? टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस कितना है, रेट ऑफ वेदरिंग कितना है, एंड ह्यूमस, ह्यूमस इज योर ह्यूमिडिटी।
नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यही हमारा जो है क्वेश्चन है। फ्लोरा फोना, फ्लोरा और फोना क्या होता है? फ्लोरा आपका होता है जो आपके जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो हमारे फ्लोरा के अंदर आता है। फोना के अंदर हमारे जो है एनिमल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है रिलीफ। रिलीफ क्या डिटरमाइन करता है? ऑल्टीट्यूड और स्लोप, एंड ऑल्सो डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना। नेक्स्ट आता है अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए वाइल। एक जो फील्ड है वो जो है अनकल्टिवेटेड रह जाती है, यानी कि उस पर कोई भी खेती नहीं हो रही है। अनकल्टिवेटेड लैंड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटीज, ताकि जो है मिट्टी जो है रिकवर कर सके किस चीज के लिए? उपजाऊ होने के लिए। इस कोल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फैलो, बैरन, पोलो, फर्टाइल। The correct answer for this question is that is your fallow land. क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें मैंने 3 चीजें ली हैं? ये पोलो कुछ नहीं होता है, फैलो लैंड होती है, बैरन लैंड होती है और फर्टाइल लैंड। ये 3 पिक्चर्स लिए हैं, एक है फैलो, एक है बैरन, एक है फर्टाइल। कैन एनीवन टेल मी इसमें कौन सी पिक्चर किसकी है? फैलो लैंड कौन सी है, बैरन कौन सी है, फर्टाइल कौन सी है? मैम मैं बताऊं? याद रखो। मैम जो पिक्चर 2 है वो बैरन लैंड है, और जो पिक्चर 3 है वो फर्टाइल लैंड है, और जो पिक्चर 1 है वो फैलो लैंड है। ओके, क्षितिज Yes, ma'am. बोलो बच्चे। क्षितिज। मैम फर्स्ट फैलो लैंड है, सेकंड बैरन है और थर्ड फर्टाइल है। मैम फर्स्ट फैलो और सेकंड बैरन और थर्ड फर्टाइल। ओके, देखो फैलो लैंड बता दिया, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब दिस इज योर फैलो लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, यानी कि उसको छोड़ दिया गया, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए टाइम पीरियड, सो दैट की सॉइल जो है फर्टिलिटी जो है रिकवर कर सके, दोबारा से ये उपजाऊ बन सके। नेक्स्ट आता है बैरन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर बैरन लैंड, जहां पर आप देख रहे हो देयर इज नो प्लांट, नो ट्रीज, बिल्कुल बंजर की तरह, जैसे क्रैकिंग। दिस इज योर बैरन लैंड। इट इंक्लूड्स थिन सॉइल होती है, सैंड और रॉक्स। इट इंक्लूड डेजर्ट, ड्राई साल्ट फ्लैट्स, बिल्कुल प्लेन फ्लैट होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बिल्कुल फ्लैट एरिया है, पे कुछ भी उगा हुआ नहीं है। दिस इज योर बैरन लैंड। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, this you can see the example of fertile land, जहाँ पर की प्रॉपर जो है कल्टीवेशन जो है हो रखी है। नेक्स्ट आता है आपका डैश refers to the separation of religion from the state. Federalism, anarchy, secularism, monarchy. The correct answer for this is that is secularism. अब जो है जैसा कि आपको पता है, ये पिक्चर भी आपको डिटरमाइन कर रही है सेक्युलरिज्म इन इंडिया, विच इज हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, विच मीन्स इस चीज का मतलब क्या है कि जो हमारा देश है वो सेक्युलर है, वहां पर पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को जो है सपोर्ट नहीं करा जाता। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ आवर नेशन। हमारे देश में हिंदू भी है, जैन भी है, बुद्धिज्म सब है, और सब अपना अपना रिलीजन अपनी अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं और मान सकते हैं। लेकिन
इंडिया के आगे कभी भी ये नहीं लिखा जाता कि जो इंडिया जो है पर्टिकुलरली हिंदुइज्म है या जैनिज्म है, बुद्धिज्म है. दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म. नेक्स्ट आता है आपका फेडरलिज्म. फेडरलिज्म दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जहां पर जो है एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती है, सेंटर, स्टेट और थर्ड इज योर विलेजेस. एनार्की होता है वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है. A situation where there is no government in the country, that is called anarchy. मोनार्की. मोनार्की होता है आपका साम्राज्य या फिर हम कह दें किंगडम, जहाँ पर की कंट्री इज गवर्न्ड बाय किंग और क्वीन. This is called your monarchy. Clear? I think all the explanations are clear to you. Next आता है last question of this sample paper. When was the Mangal Pandey hanged to death? लक्ष्य. मैम 29 मार्च चैट में 1857. अपना आंसर लिख दो. चैट में बेटा, आज तो चैट में ही देख लेते हैं. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ना चैट में दो मुझे बेटा. सी. ओके ओके ठीक है भाई. सी आ रहा है. ओके 29 मार्च. ठीक है जी. ओके ओके इन बच्चों के आंसर नहीं दिए. So all are saying 29 March 1857. According to these options, ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर बनता है सी. लेकिन जब भी आप नेट पर या फिर गूगल पर आप सर्च करोगे, अब आ जाओ इस पिक्चर की तरफ. जब भी आप नेट पर सर्च करोगे आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा कि जो मंगल पांडे हैं उनको जो है डेथ जो है उनकी 29 मार्च 1857 को कभी भी नहीं. हमेशा आएगा कि इनको जो है जो डेथ दी गई थी दैट वाज ऑन 8 अप्रैल 1857. बैरकपुर में जो है इनको जो है दी थी. मंगल पांडे को बैरकपुर में जो है वहां पर जो है इनको जो है फांसी पर चढ़ाया गया था. क्लियर. 29 मार्च को ये हुआ था. 29 मार्च को बेसिकली हुआ क्या था 1857 में, मंगल पांडे ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये थोड़ा ब्लड है, मंगल पांडे ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बगावत करी. इस दिन 29 मार्च 1857. लेकिन इनको जो है फांसी की बात आती है, अगर आप नेट पे भी सर्च कर रहे हो वैसे भी जर्नली भी, तो वो 8 अप्रैल 1857. मुझे एक चीज बताओ चैट बॉक्स में लिख के फटाफट सबके सब कि एनसीईआरटी की बुक में क्या है इसका आंसर एज पर एनसीईआरटी. यही है या फिर कुछ और. सेम. ओके ओके एज पर एनसीईआरटी द आंसर इज दिस. ये हो सकता है. देखो या फिर जो है ब्रिटिशर्स से जब इन्होंने बगावत करी थी मंगल पांडे ने,
29 मार्च 1857 को, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इनको जो है सजा सुना दी गई होगी। लेकिन जो इनको फांसी पे चढ़ाया गया था वो था 8 अप्रैल। वो दिन जो था दैट वाज ऑफ 8 अप्रैल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैंने जो आंसर लिया है वो सी है, बट एक्चुअल में जो है इनको जो है डेथ जो मिली थी वो 8 अप्रैल को मिली थी। तो आप अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।